गुड मॉर्निंग। आज हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स पार्ट वन का। मैकेनिक्स पार्ट वन में जो हम डिस्कस करेंगे एनएलएम के बारे में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। डिस्कशन हमारा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें आपने डिस्कस किया होगा न्यूटन्स के तीन लॉ, न्यूटन्स के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों लॉ आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो उन्होंने क्या बोला था कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स, यदि कोई नेट फोर्स क्या है, जीरो है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है और यहाँ पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, तो बॉडी क्या होगी, कांस्टेंट रूप से स्पीड पे चलती रहेगी। मींस दैट मेरे कहने का मतलब यह है अनटिल और अनलेस, जब तक, कब तक, जब तक किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, यदि वो बॉडी किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन पे है तो यूनिफॉर्म मोशन पे रहेगी, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। ये न्यूटन ने बताया था उन्होंने फर्स्ट लॉ में, अनटिल एंड अनलेस, जब तक, कब तक, जब तक किसी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, यदि वो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी। ये बात हमें ध्यान देना है। इन्होंने ये बताया था। आपने क्लास 9th स्टैंडर्ड में भी कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। इसमें आपने क्या देखा होगा, एक एग्जांपल लेके इसमें देखते हैं कि एक रिजिड बॉडी है। क्या है ये? रिजिड बॉडी है। इस रिजिड बॉडी में यदि मैं अराउंडिंग फोर्स एक्ट कर दूं, इस रिजिड बॉडी में यदि मैं अराउंडिंग फोर्स एक्ट कर दूं, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 वेक्टर Fn, हमने बहुत सारे फोर्स इस पे एक्ट कर दिया, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन Fn। Suppose that sum of the all forces is equal to the zero, means that सभी फोर्स को कंबाइन करने के बाद यदि मैं नेट फोर्स को जीरो कर दूं, अगर यहाँ पे क्या करता हूं मैं, यहाँ पे ध्यान दें कि सम ऑफ द ऑल फोर्सेस मींस दैट वेक्टर F1, अगर हम यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 अप टू सो ऑन वेक्टर Fn इक्वल टू जीरो। मतलब बॉडी किस पोजीशन पे है? बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे क्या है, जीरो। इसे हमने क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के रूप में। बैलेंस फोर्स मतलब ये होता था कि नेट फोर्स जीरो हो, और अनबैलेंस का मतलब ये होता था कि नेट फोर्स क्या हो, जीरो ना हो। मतलब नेट फोर्स जीरो के बराबर है तो आपका बॉडी किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, और नेट फोर्स यदि जीरो के बराबर नहीं है तो बॉडी किस पे आ जाएगी, मोशन पे। मतलब अगर इन्हीं सभी फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 अप टू सो ऑन वेक्टर Fn नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है तो बॉडी किस पे आ जाएगी, मोशन पे आ जाएगी। जो अभी अभी हमने बताया कि अनटिल और अनलेस, जब तक, कब तक, जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा। ये बात हमें ध्यान देनी है। इन्होंने फर्स्ट लॉ में इसके बारे में डिस्कस किया। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बात ध्यान रखना। लॉ ऑफ इनर्शिया मतलब ये है कि अनटिल और अनलेस, जब तक, कब तक, रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। यदि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, और मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी। इसके बारे में न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में अपने डिस्कस किया है। चलिए इसको नोट कर लेंगे, फिर सेकंड लॉ डिस्कस करते हैं। अब न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने क्या स्टेटमेंट दिया है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ध्यान से सुनेंगे। सेकंड लॉ में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान रखना वर्डिंग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change
the rate of change of momentum applied external force। कौन सा फोर्स अप्लाई करना है? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स। So the rate of change of momentum is applied external force means that force is directly proportional to dp upon dt। Force is directly proportional to dp upon dt where p is a linear momentum। where p is a linear momentum। अगर p linear momentum है तो p की वैल्यू यहां हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास इनटू वेलोसिटी यहां पे हम लिखेंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dmv डिवाइडेड बाय dt। बेटा हमें पता है पूरे यूनिवर्स में मास क्या होता है, कांस्टेंट हम मान के चलते हैं। तो अगर यहाँ पे मास कांस्टेंट है तो इसे हम मैथमेटिकल अगर देखें तो एक बार मास को कांस्टेंट मानेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट मानेंगे, मास का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये होता है डिफरेंशिएशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। एक बार मास को हम कांस्टेंट मान लेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर देंगे, एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लेंगे, मास का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। एक बार मैंने मास को कांस्टेंट मान लिया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर दिया dv अपॉन dt, प्लस एक बार हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया और मास का डिफरेंशिएशन कर दिया। ये हमें ध्यान देना है। अब इसमें सबसे रोचक बात यह है कि अभी अभी हमने बताया पूरे यूनिवर्स में मास चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे dm अपॉन dt चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब dm अपॉन dt यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर हम यहाँ dm अपॉन dt इक्वल टू जीरो लिख देंगे तो यहाँ ध्यान देंगे आपके पास फोर्स इक्वल टू आ जाएगा m dv अपॉन dt। dv अपॉन dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो dv अपॉन dt के स्थान पे हम लिख देंगे एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन लिखेंगे तो फोर्स इक्वल टू आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ ध्यान देंगे हमारे पास सेकंड लॉ आया फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने पहले ही बता देते हैं कि ये कोई मैथमेटिकल हम इसको नेट फोर्स मानेंगे कि नेट फोर्स आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। The rate of change of momentum is applied external force मतलब dp upon dt is directly proportional to f where p is a linear momentum, p equal to mass into velocity। mass into velocity अगर हम p के स्थान पे लिखेंगे तो एक बार मास को कांस्टेंट मानेंगे, वेलोसिटी का मैंने डिफरेंशिएट किया, प्लस एक बार वेलोसिटी को कांस्टेंट मानेंगे, मास का डिफरेंशिएशन करेंगे। वी नो दैट ऑल ऑफ यू पूरे यूनिवर्स में मास क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो मास चेंज नहीं हो सकता। तो dm upon dt equal to 0। dm upon dt equal to 0। जब dm upon dt equal to 0 then force equal to mass dv upon dt we can say that acceleration because of the rate of change of velocity is known as acceleration। जहां भी वेलोसिटी चेंज होगी वहां क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो हमने देखा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या आया? फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको नोट करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखें अब इस पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस हम करेंगे। क्वेश्चन में एप्लीकेशन देखते हैं कैसे होगा। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, एक सरफेस है यहाँ पे, इस सरफेस पे एक पुली हमने लगा दिया, इस पुली में एक स्ट्रिंग लगाया जिसका मास है m1 और इसी पे हमने दूसरे स्ट्रिंग लगाया जिसका मास है क्या? m2। आपको दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा m2 बड़ा है m1 से, मींस दैट m2 इज ग्रेटर देन m1। यहाँ पे m2 क्या है? बड़ा है m1 से। बोला गया जब ये सिस्टम मूव करेगा, सिस्टम क्या करेगा बोलो? मूव करेगा। जब ये सिस्टम मूव करेगा एक्सेलरेशन इज गिवन a इक्वल टू g by 8। एक्सेलरेशन इज गिवन a इक्वल टू g by 8। तो हमें एक्सेलरेशन गिवन है a इक्वल टू g by 8। बोला गया फाइंड द रेशियो बिटवीन m1 एंड m2। m1 और m2 के बीच में रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो
फाइंड द रेशियो बिटवीन m1 एंड m2। m1 और m2 के बीच में रेशियो हमें फाइंड करके बताना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है कि एफबीडी तैयार करनी होती है। क्या क्या तैयार करना होता है हमें? एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या तैयार करना होगा? एफबीडी। तो सबसे पहले हम एफबीडी तैयार करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। अब एफबीडी तैयार करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले ब्लॉक को देखें एफबीडी में। यहाँ इसका मास m1 है। स्प्रिंग में एक प्रकार का फोर्स होता है जिसे हम टेंशन बोलते हैं। इसका वेट डाउनवर्ड होगा m1 जी। अब देखिए ये बड़ा है m2 और ये छोटा है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा और इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा। तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन पे? अपवर्ड डायरेक्शन पे है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन पे जो भी वैल्यू दिखाई देगी उन सभी वैल्यू को हम प्लस लेंगे। ये बात ध्यान रखना है, जब इक्वेशन बनाएंगे तो जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन आपको दिखाई दे रहा है उस डायरेक्शन पे जो जो वैल्यू दिखाई देंगी सभी वैल्यू को मैं प्लस लिखता हुआ चलूंगा और एक्सेलरेशन के अपोजिट जो भी वैल्यू दिखाई देंगी उन सभी वैल्यू को मैं माइनस लिखता हुआ चलूंगा, इक्वल टू फोर्स कर दूंगा, एफबीडी तैयार हो जाएगा। ये ध्यान देना है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे टेंशन है, टेंशन को मैंने प्लस कर दिया। अपोजिट क्या है बोलो? वेट है। वेट को क्या कर दिया? माइनस, इक्वल टू फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बोलो? फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। जब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो सेकंड ब्लॉक को एफबीडी में कन्वर्ट करेंगे। अब सेकंड ब्लॉक को एफबीडी में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, मैंने सेकंड ब्लॉक को एफबीडी में कन्वर्ट किया। यहाँ कितना m2, ऊपर कितना है टेंशन T, इसका वेट नीचे कितना है m2 जी। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड। जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन पे जो भी वैल्यू दिखाई देंगी उन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे और एक्सेलरेशन के अपोजिट जो भी वैल्यू दिखाई देंगी उन सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे और इक्वल टू क्या करेंगे? फोर्स करेंगे। यही एफबीडी है। ये बात हमने पहले डिस्कस की थी। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे यहाँ क्या है? वेट है। वेट को क्या लिखा जाएगा बोलो? प्लस। तो वेट को मैंने प्लस कर दिया। अपोजिट क्या है एक्सेलरेशन के? टेंशन। टेंशन को क्या करेंगे? माइनस, इक्वल टू फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें और कंबाइन करेंगे, बोथ इक्वेशन विल बी कंबाइंड टू ईच अदर। इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दें, इक्वेशन नंबर सेकंड प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक प्लस टेंशन है, एक माइनस है। कंबाइन करने पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के, प्लस माइनस। इन दोनों में से अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन दिख रहा है? जी कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, तो जी कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? m2 बचेगा और इधर क्या बचेगा? प्लस माइनस माइनस m1। और यहाँ पे यदि मैं ध्यान दूं तो दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक्सेलरेशन कॉमन दिखाई दे रहा है। एक्सेलरेशन को यदि मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में कितना बचेगा? m1 प्लस m2। आप ध्यान देंगे, एक्सेलरेशन ऑन द सिस्टम इज गिवन g/8। एक्सेलरेशन ऑन द सिस्टम इज गिवन g/8। g/8 यहाँ पे लिख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी g m2 माइनस m1। g a के स्थान पे हम लिखेंगे g/8 ब्रैकेट में m1 प्लस m2। g को g से उड़ा देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? जब 8 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8m2 माइनस 8m1 इक्वल टू m1 प्लस m2। अब ध्यान देंगे, m1 को एक साइड शिफ्ट करेंगे और m2 को एक साइड शिफ्ट करेंगे। जब एक साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो? 7m2 इधर आएगा तो 7m2, ये इधर जाएगा तो 9m1। m1 बाई m2 कितना आ गया? यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो m1 बाई m2 7 बाई 9 इक्वल टू m1 बाई m2। क्यों? क्योंकि m2 को इधर डिवाइड करोगे, 9 को इधर डिवाइड करोगे, आ गया रेशियो m1 बाई m2 इक्वल टू 7:9। यही तो हमें निकालना था। मतलब इसमें सबसे पहले ध्यान दें, 2 पुली लगी हो, 3 पुली लगी हो, कंसेप्ट हमारा एकदम क्लियर होना चाहिए कि एक्सेलरेशन पहले हम चेक करें किस डायरेक्शन पे है। जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन आपको दिखाई दे रहा हो उस डायरेक्शन पे जो भी वैल्यू दिखाई दे उन सभी वैल्यू को हम प्लस लिख लेंगे और एक्सेलरेशन के अपोजिट जो भी वैल्यू दिखाई दे उन सभी वैल्यू को मैं माइनस लिखूंगा,
इक्वल टू फोर्स करूंगा एफबीडी तैयार हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान देनी है, नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2013 में एक क्वेश्चन आया था, उस पे हम डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन था, ध्यान से देखें। क्वेश्चन ये था कि यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास दिया गया है स्मॉल m, इसी स्ट्रिंग से अटैचमेंट दूसरा ब्लॉक है जिसका मास दिया गया था 2m, एंड देन इससे अटैचमेंट एक ब्लॉक है जिसका मास दिया गया था 3m, और इस पे एक फोर्स एक्ट था F। बोला क्या गया था, ये जो ब्लॉक है ये अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स के द्वारा खींचा जा रहा है और इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड क्या है बोलो, स्पीड कांस्टेंट है। बोला गया स्पीड कांस्टेंट है और ये अपवर्ड डायरेक्शन पे खींचा जा रहा है। जब अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है, कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन पे और इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, तो बोला गया फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2m ब्लॉक। 2m ब्लॉक पे कितना फोर्स होगा, कितना फोर्स एक्ट होगा, ये हमें बताना है। ऑप्शन बहुत सारे थे, लेकिन आपको कंसेप्चुअल चीजें अगर ध्यान देनी है कि 2m पे कितना होगा, तो हम सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल काइनेमेटिक्स में जाएंगे। काइनेमेटिक्स में आपने सीखा है प्रीवियस लेक्चर में, क्या सीखा है प्रीवियस लेक्चर में, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है जब भी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो बेटा, एक्सेलरेशन 0 होता है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट acceleration become 0, then net force on 2m block is 0। तो 2m block पे कितना फोर्स होगा ये आप मुझे बताइए। 2m ब्लॉक पे फोर्स कितना होना चाहिए, 0, बिकॉज ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट। जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन 0 हुआ, तो नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स 0 हुआ। किस ब्लॉक पे, 2m ब्लॉक पे। ऑन 2m ब्लॉक नेट फोर्स इज 0। पॉइंट क्लियर है, तो ये ध्यान देना है, इतना बेसिक फंडामेंटल आपको अप्लाई करना है। एकदम कंसेप्चुअल चीजें आती हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यदि स्पीड हमारी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स ऑन 2m ब्लॉक इज 0, मींस दैट स्पीड इज कांस्टेंट। क्वेश्चन में बोला गया है स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बोलो, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स ऑन 2m block, on 2m block how much, 0, how much, 0। तो नेट फोर्स ऑन 2m block is 0। ये बात हमें ध्यान देना है कि जब भी स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। ये बात हमें ध्यान देनी है, नोट कर लेंगे। नीट 2013 का क्वेश्चन। चलिए रब करें। एक मिनट, अब देखें यहाँ पे ध्यान दें। सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये आई कि हमने देखा यहाँ पे एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर यहाँ पे एक मास है, 2m का मास रखा गया है और इसी से अटैचमेंट एक मास है और 3m का मास रखा गया है। इस पे एक फोर्स अप्लाई है, कितने न्यूटन का, 30 न्यूटन का। कितने न्यूटन का, 30 न्यूटन का एक अप्लाई है। बोला गया है भैया ऐसा है, फाइंड द टेंशन बिटवीन द ब्लॉक 2m एंड 3m। टेंशन बताना है एंड एक्सेलरेशन क्या होगा इसका ये बताना है। तो यहां ध्यान दें, यदि फाइंड द टेंशन, फाइंड द
find the tension between ब्लॉक, मतलब इसके बीच में ये जो स्ट्रिंग में टेंशन होगा वो कितना होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसको एफबीडी में तैयार करेंगे। जब इसको एफबीडी में तैयार किया मैंने, देखो यहाँ 2m है, इस पे टेंशन अप्लाई है T, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन पे होगा। और देखिए एक्सेलरेशन की बात किया है कि एक्सेलरेशन यदि हमें देखें तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। मास कितना है 3m + 2m मतलब 5m, और ये कितना है 30 न्यूटन, तो 30 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5m, 5 6/m, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 6/m। ध्यान देंगे कितना आएगा 6/m आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो जब कोई एक्शन रिएक्शन ना हो, जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन इसके पीछे कोई एक्शन रिएक्शन ना हो, तो टेंशन इक्वल टू डायरेक्ट मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना मेरे भाई। हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी कोई एक्शन रिएक्शन ना हो इधर, तो टेंशन इक्वल टू डायरेक्ट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन इक्वल टू डायरेक्ट मैं मास इनटू एक्सेलरेशन करूंगा। मास कितना है 2m, तो यहाँ 2m इनटू a। अब देखिए एक्सेलरेशन कितना 6/m, तो एक्सेलरेशन के स्थान पे यहाँ 6/m लिख देंगे, तो 2m इनटू 6/m। मास से मास को कैंसिल कर देंगे और 2 6 12, तो टेंशन आ जाएगा 12 न्यूटन। कितने न्यूटन का 12 न्यूटन। यहां ध्यान देंगे बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्या पूछा गया था, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग पे टेंशन निकालना बिटवीन द ब्लॉक के बीच का जो टेंशन है स्ट्रिंग लगी हुई है उसमें कितना ये टेंशन होगा ये हमें फाइंड करके बताना है। तो मैंने क्या किया भैया, मैंने इसको एफबीडी में तैयार किया। एफबीडी में जब मैंने इसको तैयार किया तो एक्सेलरेशन देखा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन पे फोर्स है, तो एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन पे है क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन पे है। तो इधर देखा कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है। जब कोई एक्शन रिएक्शन ना हो तो टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो टेंशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना था 2m इनटू a हाउ मच है 6/m, तो यहाँ 6/m लिख देंगे। मास से मास कैंसिल हो गया, 2 6 12 न्यूटन का हमारे पास क्या आ गया टेंशन आ गया। ये बात हमें ध्यान देना है, इसको नोट कर लेंगे। रब करें, चलो अब यहां ध्यान देंगे बहुत, अब यहां पे ध्यान देंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। यहां पे स्ट्रिंग फिक्स है जिसमें मास लगा है 0.3 kg का, इसी से अटैचमेंट है 0.2 kg का, और इसी से अटैचमेंट है 0.1 kg का। बोला गया है फाइंड द टेंशन T1, T2 एंड T3। भैया T1, T2 और T3 निकालना एससी वर्मा का क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। बोला गया है कि एक आपके पास ऐसे सरफेस में स्ट्रिंग फिक्स है जिसमें एक ब्लॉक लगा है 0.3 kg का, दूसरा ब्लॉक लगा है 0.2 kg का, एंड अनदर स्ट्रिंग से एक ब्लॉक लगा है 0.1 kg का। तो फाइंड द T1, T2 एंड T3। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है कि फर्स्ट ब्लॉक पे बीडी में कन्वर्ट करेंगे 0.1, इसको करेंगे तो यहां ध्यान दें मैंने इसको बीडी में कन्वर्ट कर दिया। ये कितना है 0.1 का है, ऊपर T3 है, नीचे इसका वेट होगा mg। mg मतलब कितना, mg मतलब 0.1 इंटू 10, g की वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगा 1। तो T3 किसके बराबर हो जाएगा, T3 हो जाएगा 1 न्यूटन के बराबर। ये बात हमें ध्यान देना है। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, इसका मतलब टेंशन वेट को बैलेंस करेगा। टेंशन इक्वल टू वेट, और टेंशन इक्वल टू वेट तो T3 इक्वल टू mg। mg कितना 0.1 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। अब सेकेंड ब्लॉक पर बीडी में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड ब्लॉक कितना है 0.2, तो सेकेंड ब्लॉक को देखेंगे। सेकेंड ब्लॉक दिया गया यहाँ 0.2, ऊपर कितना है टेंशन है कौन सा T2,
नीचे इसमें एक टेंशन होगा क्योंकि नीचे भी इसमें स्ट्रिंग अटैचमेंट है, तो कैसा टेंशन होगा T3, तो टेंशन हो जाएगा T3 और इसका वेट भी नीचे होगा 0.2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 लेंगे, है ना, ध्यान रखना। तो T2 इक्वल टू T3 प्लस 0.2 इंटू जी, मतलब T2 जो बैलेंस कर रहा है वो T3 प्लस 0.2 इंटू जी को बैलेंस कर रहा है, तो T2 इक्वल टू लिख देंगे T3 प्लस 0.2 इंटू जी, जी की वैल्यू 10 लेंगे और T3 कितना निकाला मैंने 1 न्यूटन, तो T3 जब 1 न्यूटन निकाला तो 1 न्यूटन लिखेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा T2 इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 0.2 इंटू 10, तो आ जाएगा 2 न्यूटन, मतलब ये आ जाएगा टोटल 3 न्यूटन। तो T2 आ गया कितने न्यूटन का 3 न्यूटन का। अब T1 निकालना है, तो T1 के लिए FBD में इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले T1 को FBD में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना है यहाँ देखो, ये ब्लॉक है 0.3 का, ऊपर टेंशन है T1, नीचे एक स्ट्रिंग और लगी है तो टेंशन होगा T2 और इसका वेट भी नीचे होगा, कितना होगा 0.3 इंटू जी। अब देखें T1 किसको बैलेंस करेगा, यहाँ पे T1 बैलेंस करेगा T2 प्लस 0.3, किसको T2 प्लस 0.3, तो यहां पे लिख देंगे T1 इक्वल टू T2 प्लस 0.3 जी। T2 कितना है बोलो 3 न्यूटन प्लस 0.3 इंटू 10, जी की वैल्यू 10, तो 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6 न्यूटन, मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं T1 की वैल्यू ध्यान दें, तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 न्यूटन, मींस दैट T1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 न्यूटन। ये बात आपको ध्यान रखना है कि T1 आ गया 6 न्यूटन का, T2 आ गया 3 न्यूटन का और T3 आ गया 1 न्यूटन का। हमारा तीनों पॉइंट निकल गए जो हमने पूछा था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि T1, T2 और T3 कितना होगा, तो मैंने देखा T1 आ गया आपके पास 6 न्यूटन का, T2 आ गया आपके पास 3 न्यूटन का एंड T3 आ गया आपके पास 1 न्यूटन का। ये आपको ध्यान देने हैं और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन से आपसे बनने चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहां पे ध्यान देंगे। देखें यहां पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहां ध्यान दें कि अगर ये एक इंक्लाइन प्लेन है, क्या है बोलो इंक्लाइन प्लेन है, ये इंक्लाइन प्लेन पे एंगल मान लो 30 डिग्री है और यहां पे एक पुली लगी है, इस पुली पे एक इधर ब्लॉक लटका हुआ है, कितने केजी का मान लेते हैं 6 केजी का, और इधर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे 4 केजी का, कितने केजी का 4 केजी का। तो हमें पता है सबसे पहले हमें बोला गया फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो दो चीज निकालना है भाई साहब, हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें टेंशन बताना है और एक हमें क्या बताना है टेंशन के साथ में एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले बीडी में हम कन्वर्ट करेंगे 4 केजी को। 4 केजी को जब आप बीडी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका बीडी ऐसे बनेगा, एंगल कितने डिग्री है 30 डिग्री है। इधर देखो आपके पास ये 4 केजी का है, ऊपर इसका नॉर्मल होगा, वेट इसका नीचे होगा mg। यहां से जब एंगल बनेगा, जहां से एंगल बनता है वहां से थीटा होता है, तो यहां हो जाएगा mg cos 30, उसके जस्ट परपेंडिकुलर साइन होता है तो इधर हो जाएगा mg sin 30। अब ध्यान दें ऊपर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या है टेंशन है और टेंशन होगा। अब यहां ध्यान दें एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन पे, एक्सेलरेशन अपवर्ड है क्योंकि ब्लॉक ऐसे जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन पे जो वैल्यू होती है उसको क्या लिखते हैं प्लस, तो टेंशन को क्या करेंगे प्लस, अपोजिट क्या दिखाई दे रहा है mg sin थीटा, तो लिख देंगे माइनस mg sin 30 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 4, एक्सेलरेशन a 4a।
साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ध्यान देंगे तो यहां लिख देंगे t माइनस, यहां ध्यान दें 4g इंटू 1/2 इक्वल टू 4a। तो 2 से 2 कैंसल, 2g बचेगा यहां, तो यह आ जाएगा t माइनस 2g इक्वल टू 4a। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब सेकेंड ब्लॉक देखिए, सेकेंड ब्लॉक के बीडी में कन्वर्ट करेंगे। जब सेकेंड ब्लॉक करेंगे 6 kg का है, ऊपर टेंशन है, नीचे इसका वेट होगा 6g और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। जिस डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन होता है उस डायरेक्शन पे जो वैल्यू होती है उसको हम क्या लिखते हैं, प्लस। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन पे वेट प्लस है, अपोजिट क्या है, टेंशन है, टेंशन क्या होगा, माइनस होगा, इक्वल टू क्या करेंगे, फोर्स करेंगे। मतलब यहां लिख सकते हैं 6g माइनस टी इक्वल टू 6a। इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड प्लस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा, देखो यहां माइनस टी, यहां प्लस टी कैंसल, 6g माइनस 2g 4g और 6a प्लस 4a 10a। मतलब ये आप लिख सकते हैं यहां पे 6g माइनस 4g कितना, 6g माइनस 2g 4g इक्वल टू 10a। तो आपको एक्सेलरेशन यहां से मिल जाएगा, कितना मिलेगा, देखो a इक्वल टू मिल जाएगा 4g बाई 10, 4g बाई 10। तो यहां कर देंगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और g की वैल्यू 10 लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो a इक्वल टू 20 बाई 5, 5 4 जा मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। कितना है एक्सेलरेशन, बोलो, एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहां लिख देंगे तो टेंशन आ जाएगा। देखो कैसे कैसे आएगा, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो t इक्वल टू 2g प्लस 4a हो जाएगा और एक्सेलरेशन कितना है 4 और g की वैल्यू 10। तो 10 लिखोगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4, एक्सेलरेशन है 4, तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा 36। मतलब टेंशन आ जाएगा आपके पास t इक्वल टू 36 न्यूटन का। टेंशन कितना आ जाएगा 36 न्यूटन का। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके टेंशन कितना आया 36 न्यूटन का और एक्सेलरेशन कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन अगर आपसे बनेंगे तो आप बना लीजिएगा और ऐसे ही इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।